हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह। ठीक है, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस सेशन काम कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने अभी तक 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि टर्बो मशीनरी, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, और अभी हमारा चल रहा है पावर प्लांट। और पावर प्लांट के 2 वीडियो आ चुके हैं। पहला हमारा था अबाउट द एयर कंप्रेसर्स और दूसरा था स्टीम टरबाइन का। और आज जो वीडियो जा रहा है वो है गैस टरबाइन का प्लस जो मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी सारी साइकिल्स होती हैं, उनको कंबाइन करके एक चैप्टर है मिसलिनियस करके, उसका वीडियो रहेगा। और आज क्वेश्चन कम है, 80-90 क्वेश्चन है, 80 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, तो और देखो जो वीडियो बनता है ना, वो सबके लिए यूज़फुल है, इतना जान लो। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज देने वाले हो, यूपीएससी ए देने वाले हो, एसएससी जेई देने वाले हो, या फिर कोई भी पीएसयू एग्जाम देने वाले हो, हर जगह ईएससी के क्वेश्चन रिपीट होंगे। यार सिंपल सा लॉजिक है, जो ईएससी का कंटेंट है ना, वो बहुत क्लियर है, क्लीन है, मेनली क्लीन है एकदम। क्लीन क्या, 2 या 3% एरर है उसमें। और आप कहीं का कंटेंट उठा लो, एसएससी जेई का या किसी भी पीएसयू का, उनका कंटेंट क्लीन नहीं है। या कोई बुक उठा लो, आर के जैन, ये सब, उनका भी कंटेंट क्लीन नहीं है, उसमें एरर्स हैं। और एसएससी जो ईएससी का प्रीवियस ईयर है वो क्लीन है, उसमें बहुत कम एरर्स हैं। 2 या 3% एरर इसमें भी है, लेकिन उतना मायने नहीं कर रखता है। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गैस टरबाइन है आज, और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। दो यार, अगर आप गैस टरबाइन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रख रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखो, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल फॉर्मूला आपका ये दिखेगा इस फॉर्मेट में, आपको हर जगह 1-1/RP का पावर गामा -1 गामा। इसका RP क्या है, प्रेशर रेशियो। तो RP प्रेशर रेशियो, तो P2/P1 लिख दो, उसके ऊपर गामा -1 गामा लिखोगे अब ना, तो ये हो जाता है आपका T2/T1 के इक्वल। ये ध्यान देना, T2/T1 इक्वल हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1 - T1/T2। समझ रहे हो ना, T2 हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, T1 लो टेम्परेचर है। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे बन गया। और यही सेम फार्मूला अगर ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी लिखोगे ना, तो वो भी इसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन उसमें होती है वॉल्यूमेट्रिक रेशियो होता है, वॉल्यूम रेशियो होता है। ओके, तो वहाँ पे आर भी आता है, वो भी फार्मूला कन्वर्ट होकर अगर T1 T2 फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसी फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो इससे काफ़ी रिलेशंस होते हैं। और दूसरी चीज़, थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ मैं 1-2 मिनट के लिए बस। अब देखो इसका वेरिएशन कैसे होता है। अगर आप RP मतलब प्रेशर रेशियो अगर बढ़ाते हो, या फिर गामा की वैल्यू बढ़ाते हो, ठीक है, तो इफिशियंसी बढ़ेगी। लेकिन एक बात एकदम ध्यान रखना, बहुत माइन्यूट चीज़ है। अगर बोल दिया है कि परफेक्ट रीजनरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे उल्टा हो जाता है। वहाँ पे अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे या फिर गामा बढ़ाओगे तो इफिशियंसी नीचे हो जाती है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 1 - T1/T3, मतलब T1 इज द मिनिमम प्रेशर, T3 इज मैक्सिमम प्रेशर, RP का पावर गामा -1 ऊपर ही होता है यार। ठीक है, ये होता है परफेक्ट रीजनरेशन के साथ इफिशियंसी। तो इसका वेरिएशन ये होता है, एकदम अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना एकदम। ठीक है, इससे बहुत मतलब लोग मेन यही होता है कि क्वेश्चन उसमें बस लिख देगा रीजनरेशन, लोग गलती कर देंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है इस पहले क्वेश्चन में, इन द गैस टरबाइन साइकिल रीजनरेशन इंक्रीजेस थर्मल इफिशियंसी। बिल्कुल करेक्ट है, रीजनरेशन से इफिशियंसी बढ़ती है, इंटरकूलिंग से नहीं बढ़ती है, ना ही रीहीटिंग से बढ़ती है। ठीक है, अगर इंटरकूलिंग और रीहीटिंग को रीजनरेशन के साथ कंबाइन कर रहे हो तब बढ़ेगी इफिशियंसी। ओके, तो पहला सही है, रीहीटिंग डिक्रीजेस थर्मल इफिशियंसी सही है भी। साइकिल इफिशियंसी इंक्रीजेस व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल इज इंक्रीज, ये भी सही है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ साइकिल कौन सी है, ये है। ओके, तो तीनों सही है, ए होना चाहिए फर्स्ट का ए आंसर है। ओके, सेकंड नंबर ट्राई कीजिए।
ये देख लो, यहाँ पे जो कर्व होता है इफिशियंसी वाला वो ऐसे बनता है, ठीक है। और यहाँ आर पी वैल्यू 1 होती है, और जो इन्होंने डायग्राम बना दिया है यहाँ पे 1 माना होगा एफिशिएंसी, ठीक है। आर पी वैल्यू 0 पे नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप, वेरिएशन आर पी के साथ इफिशियंसी बढ़ रही है, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन एक और वेरिएशन दिखा दिया मैंने यहाँ पे, कि ये मान लो गामा यहाँ पे 1.1 था, यहाँ 1.2 हो गया, यहाँ 1.3 हो गया, तो गामा के साथ ही इफिशियंसी बढ़ती है इन द केस ऑफ नॉर्मल ब्रिटन साइकिल्स। ओके, तो आप क्वेश्चन करिए आप, 3rd नंबर। ट्राई 3rd नंबर। देखो इसमें बोला गया है कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द गैस टरबाइन इज़ हायर देन द हायर कंपेयर टू डीजल प्लांट्स। नहीं, देखो गलत है। गैस टरबाइन में एफिशिएंसी कम हो जाती है, और एफिशिएंसी कम होने का रीज़न ये है कि जो उसमें लगा रहता है कंप्रेसर, जो लगा रहता है कंप्रेसर, जो कंप्रेसर है वो बहुत ही हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम पे काम करता है, इसलिए वो करीब 40% के आसपास जो एनर्जी होती है जो कि टरबाइन जनरेट करता है वर्क, उसको खुद ही खींच लेता है, ठीक है। इसलिए उसकी एफिशिएंसी कम होती है। ओके, तो ये एब्सर्ड है, तो 3rd का डी हो जाएगा। 4th ट्राई कीजिए। देखो, जो 4th क्वेश्चन में बोला गया है, गैस टरबाइन यूज़ वेरी हाई एयर फ्यूल रेशियो। हाँ सही है, 60:1 के आसपास यूज करते हैं, ठीक है। और इसका मेन मोटो होता है जो कि चैम्बर, जो चैम्बर है उनका, उसको ठंडा रखना, ठीक है। कूलिंग का काम होता है मेनली, कूल रखे उसको, मतलब ऐसा नहीं एकदम फ्रीजिंग कर देगा, मतलब कंपेरेटिवली कूल रखेगा। तो ये सिस्टम सही है। एंड द अलाउेबल मैक्सिमम टेम्परेचर एट द टरबाइन इनलेट इज लिमिटेड बाय, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं है इनका। ओके, तो 4th का भी हो जाएगा। 5th ट्राई कीजिए। देखो, हाँ ये ट्राई कर लो आप लोग। 5th नंबर, इसमें तो बोला गया है कि इन गैस टरबाइन रीहीटिंग इज प्रिफर्ड ओवर द रीजनरेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको, और थर्मल एफिशिएंसी की बात की है उन्होंने, अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप रीजनरेशन करोगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर रीहीटिंग के साथ रीजनरेशन करते हो या फिर इंटरकूलिंग के साथ रीजनरेशन करते हो तो उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस होगा। लेकिन कभी भी इंडिविजुअली मतलब या एलोन एलोन कभी रीहीटिंग या फिर इंटरकूलिंग नहीं करते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ओके, और एलोन अगर अकेला एक ही प्रोसेस करना है तो आप करोगे रीजनरेशन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड तो ये एब्सर्ड हो गया, गलत है। 5th का ए, सॉरी 5th का डी होगा ना, गलत है तो। 5th का डी, ठीक है। ट्राई 6th नंबर। ट्राई 6th नंबर। तो दूसरे मैंने यार साथ समझाया नहीं, देखा है। दूसरे का बी होगा, क्योंकि जो ऐसे वाला था उस वही आंसर होगा, ठीक है। बी आंसर है। 6 देखो, ये कई बार कर चुके हो आप, एयर कंप्रेसर भी कर चुके हो, मतलब अब कहीं भी अगर कुछ भी होगा ना यार, अगर इंटरकूलिंग करनी है, रीहीटिंग करनी है, तो ऑप्टिमम एफिशिएंसी के लिए जो प्रेशर होता है पी आई इंटरमीडिएट, वो जोमेट्रिक मीन ही होता है, P2 × P1, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा सी, 6th का सी। 7 ट्राई कीजिए।
जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, जो वर्क रेशियो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू नेट अपॉन डब्ल्यू टर्बाइन। तो डब्ल्यू टर्बाइन माइनस डब्ल्यू कंप्रेसर, नेट जो क्या, नेट क्या होता है, जो टर्बाइन में से कंप्रेसर निकाल ले वही नेट बच गया अपॉन टर्बाइन। तो इसको सॉल्व करने में वर्क रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस रेशियो ऑफ बैक वर्क। बैक वर्क बोलते हैं हम लोग वर्क ऑफ कंप्रेसर अपॉन वर्क ऑफ टर्बाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि टर्बाइन आउटपुट इन द गैस टर्बाइन आउटपुट इज 600, मतलब WT 600 है, कंप्रेसर वर्क 400 है, हीट इतना है, तो थर्मल इफिशियंसी पूछी गई है। चलो ये अलग क्वेश्चन है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आगे यूज आएगा। देखो इफिशियंसी पूछी है डब्लू नेट अपॉन क्यू सप्लाइड। डब्लू नेट कितना है वो, सॉरी 600 टर्बाइन माइनस 400 कंप्रेसर अपॉन में हीट सप्लाइड 1000, तो 20% आ गया। ठीक है, 0.2 है, 20% हो जाएगा। तो 7th का डी हो गया। ट्राई 8th नंबर। देखो ये हल्का ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि जो टरबाइन से मास फ्लो रेट होता है वो कंपेयर टू कंप्रेसर ज़्यादा होता है। तो सिंपल रीजन है, कंप्रेसर से क्या पास हो रहा है, एयर पास हो रही है, बस एयर को कंप्रेस कर रहा है। लेकिन एयर जा रही है ओपन साइकिल की बात की है ना, ओपन साइकिल मतलब कि जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है और जो कंबसन गैस है दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अलग सेपरेट नहीं रहेंगे। तो यहाँ एयर फ्यूल के साथ मिक्स हो गई, तो सिंपल सी फैक्ट है कि एयर प्लस फ्यूल यहाँ पे हो जाएगा, और टरबाइन से जो पास होगा वो एयर प्लस फ्यूल रहेगा, तो मास ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब क्या आंसर जाएगा, कंबसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इन द कंबसन चैम्बर, मतलब यहीं पे कंबसन टेक प्लेस कर रहा है, तो वही मिक्सअप हो जा रहा है उसके साथ। तो 8th का सी हो गया। ट्राई 9th वन। देखो जो 9th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, मतलब कि आइसेंट्रोपिक को हटा के अगर आइसोथर्मल पुटअप कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो आइसोथर्मल होता है अगर कंप्रेशन यूज करें तो कम से कम वर्क मांगेगा, मतलब बेस्ट होता है वो। और अगर एक्सपेंशन कहीं हो रहा है तो टर्बाइन में अगर आइसोथर्मल आपने यूज कर लिया तो सबसे ज़्यादा आउटपुट देगा। मतलब आइसोथर्मल इज बेस्ट प्रोसेस फॉर द कंप्रेसर एज वेल एज टर्बाइन। ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव एडवांटेजेस हैं। तो आपने 1 से 2 आइसेंट्रोपिक को रिप्लेस किया है आइसोथर्मल से, तो सिंपल सी बात है कि रिडक्शन इन द कंप्रेसर वर्क। तो वही देखो पीछे हट गया, जो कंप्रेसर वर्क यहाँ लेते हैं ना पी वाले बेस पे। ठीक है, तो 9th का ये हो गया। 10th नंबर ट्राई कीजिए।
देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले कंडीशन दी गई है कि 120 किलो जूल टरबाइन प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें से 60 जो है कंप्रेसर ले रहा है, ठीक है। तो और क्यू सप्लाइड आपका 200 है, तो इसका एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी हमारी आती है 30%, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। देन बोला गया कि जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसका 40% रिकवर हो जा रहा है, मतलब हीट रिजेक्ट कितनी हो रही होगी, 200 सप्लाइड कर रहे थे, 60 जो बन 60 हमारा नेट निकला तो वर्क, तो 140 रिजेक्ट हो रही है इसका मतलब, तो 140 का 40% रिकवर हो गया, मतलब 56 किलो जूल रिकवर हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने दिखाया हुआ है 56 किलो जूल रिकवर हुआ है। मतलब रिकवर में क्या मतलब है कि आपने जो सप्लाइड की हीट 56 उसमें से 56 हटा दीजिए, तो हमारा नेट आउटपुट 60 वर्क जो आ रहा था 60 आ रहा था और हीट सप्लाइड कम हो गया, इस बार 144 हो गया, तो हमारा नेट जो इफिशियंसी आई 41.6% आई। और जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेट व्हाट इज द इंक्रीज इन द ओवरऑल इफिशियंसी, वो तो होना चाहिए यार कुछ और, अगर उसको निकालने आप जाओगे तो उसको निकालने का तरीका होता है ऐसे, लेकिन यहाँ वैसा कोई आंसर दिया नहीं है। 41.6 माइनस 30/30 ऐसे निकालना चाहिए हमें वैसे जनरल अगर देखा जाए तो, जो कि 35% के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो उनकी फीलिंग कुछ और थी पूछने की, उन्होंने मुझसे डिफरेंस पूछा हुआ है, तो जो बेस्ट आंसर आपको लग रहा है ये मार दीजिए। वैसे कोई आंसर इसमें कोई नहीं है, लेकिन यूपीएससी है तो यूपीएससी वाले मानेंगे तो है नहीं, अपना अपना सही मानेंगे, तो ये आंसर दिया है उन्होंने, ठीक है। 10th का ए हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 11th। इसे पूछा कौन सा ब्रिटेन साइकिल है, तो ब्रिटेन साइकिल तो पता ही होगा आपको, ऐसे बनता है टीएस वाले पे, पी कांस्टेंट, ये टी है, ये एस है, ये दोनों हो गए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और ये दोनों हो गए कांस्टेंट प्रेशर, तो सी आंसर हो जाएगा 11 का सी। अब इससे जी क्वेश्चन नहीं आ सकता पेपर में। ट्राई 12th नंबर। देखो जो 12th नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा बोला गया है कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द आईसी इंजन इज मोर देन ऑफ गैस इज लेस देन आईसी इंजन, ये बिल्कुल सही है। और जो रीजन दिया है इन्होंने, इन गैस टर्बाइंस मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लो व्हेन कंपेयर टू दोज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन, ये भी सही है। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, रीजन होता है आपको मैंने बता दिया पहले ही कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा वर्क खा जाता है उसमें, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन कोई रीजन नहीं है, तो आप 30 नंबर ट्राई कीजिए, 30 नंबर। देखो 13 बोला गया है कि इन गैस टर्बाइन रीजनरेटिव हीटिंग ऑलवेज इंप्रूव द एफिशिएंसी अनलाइक दैट इन द केस ऑफ द रीहीटिंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमेशा क्यू जो रीजनरेशन जो होता है वो हमेशा क्यू सप्लाइड को हटाता है, इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है। तो इस पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि रीजनरेटिव हीटिंग इज आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक नहीं होता है, देख लो आप, रीजनरेटिव यही होती है, जब 4 नंबर से एग्जॉस्ट निकलता है तो उसे हम भेज देते हैं 2 नंबर के पास, ठीक है। तो इसको ये हीट करता है, यहाँ से एनर्जी ये इधर ट्रांसमिट करेगा, तो इट इज़ नॉट अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर इसको कंप्लीट कर दो तो पूरा बंद कर दोगे 2 और 4 वो जो वो है, तब उसको एडियाबेटिक बोल सकते हैं। ऐसे इट इज़ नॉट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। आइसेंट्रोपिक होने के लिए एट टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए हीट ट्रांसफर के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये गलत है 13th का, तो सी हो जाएगा। एक मिला लेते हैं आंसर, हो जाओ हीट से मिलाता है
CAA CBC, हाँ जो 12th नंबर क्वेश्चन था ना, इसमें इन्होंने आंसर दिया है ए, जो कि कम्प्लीटली एब्सर्ड आंसर है, वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर मुझे भी करना होगा मैं बी मारूंगा, और इनका मैंने आंसर बता दिया, ए दिया है इन्होंने, लिखा है इन्होंने ए दिया हुआ है आंसर, जबकि इनका रीजन जो है वो ए पे सटीक नहीं बैठ रहा, वो बैठ रहा है सटीक बी पे, जो उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन अगला। ये फालतू क्वेश्चन है। और गैस टर्बाइन वर्क्स किस में? ब्रिटेन यार, इसमें क्या है? रीहीटिंग इन द गैस टर्बाइन। रीहीटिंग आप लोग पता होगा क्या करते हैं रीहीटिंग। रीहीटिंग दो एडवांटेजेस होते हैं। पहला कि ये वर्क आउटपुट बढ़ाता है, ठीक है, टर्बाइन का वर्क बढ़ाएगा, इफिशिएंसी नहीं बढ़ाएगा लेकिन वर्क बढ़ाएगा। और दूसरी चीज़, जो ये आउटलेट टेम्परेचर था ये वाला ना, इसको बढ़ा देता है। और रीहीटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें एक एडवांटेज मिलता है कि आप रीजनरेशन लगा सकते हो, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे उतना नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पूछा हुआ है बस कि क्या काम होता है रीहीटिंग का। तो इंक्रीज टर्बाइन वर्क, 15 का सी हो जाएगा। आप ट्राई करिए, 16 नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई 16 नंबर। देखो यार, जो क्वेश्चन बोला गया है कि क्लोज टर्बाइन के बारे में पूछा गया है। क्लोज मतलब कि फ्यूल और जो वर्किंग फ्लूइड है उसकी मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आप फ्यूल कोई भी यूज़ कर सकते हो अगर यहाँ मिक्सिंग नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, सबसे बेस्ट मतलब जो मोनोटॉमिक होगा, जिसका गामा मैक्सिमम होता है 1.67, उसको यूज कर लेंगे। अच्छा ये बताया कि नहीं हम लोग को कि ये मोनोटॉमिक का गामा होता है 1.67, डाइटॉमिक का होता है 1.4, ट्राइटॉमिक का होता है 1.3। ठीक है, तो सबसे बेकार होता है ट्राइटॉमिक, सबसे बेस्ट होता है मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक वही कैसे आती है यार, आर्गन आ गया, हीलियम आ गया, ये सब। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि साइकिल कैन एम्प्लॉय मोनोटॉमिक गैस लाइक हीलियम इंस्टेड ऑफ एयर टू इंक्रीज द साइकिल एफिशिएंसी इफ अदर कंडीशंस आर सेम। सही है, पहला सही है। दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ द हीट एक्सचेंजर इंक्रीजेस विथ यूज ऑफ हीलियम, ये भी सही मोनोटॉमिक है। देन द टर्बाइन ब्लेड्स सफर्स हायर क्रोजन डैमेजेस, नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। टर्बाइन ब्लेड्स हायर क्रोजन नहीं होता, क्रोजन तो तब होता है जब ओपन रहती है, क्योंकि सारा जो फ्यूल होता है वो टर्बाइन पे ही गिरता है। ठीक है, टर्बाइन ब्लेड्स पे। तो ये एब्सर्ड है, थर्ड एब्सर्ड होगा, तो इसका आंसर चलेगा आंसर इज बी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट पढ़ोगे 4th नंबर ना, अगर आप 4th स्टूडेंट पढ़ते हो तो लिखा कि हायर आउटपुट कैन बी अचीव्ड फॉर द सेम साइज। ये कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है। देखो, अगर ओपन साइकिल है ना, वो ज़्यादा पावर देती है फॉर अ सेम वेट, मतलब कि पर वेट पावर ज़्यादा होता है ओपन साइकिल का, इसीलिए उसे हम एयरप्लेन्स में लगाते हैं उसे, ओपन साइकिल को। ओके, कुछ उसमें, हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। उसमें कंडेंसर हट जाता है, कंडेंसर हट जाता है ना, को फेंक देते हैं बाहर सीधे। ठीक, इसलिए वेट जो है कम ज़्यादा है, इसलिए हम उसको फ्लाइट्स में लगाते हैं। इसका आंसर बी होगा, 16 का बी। लेकिन बेस्ट ऑप्शन वही बी ही है, लेकिन हम इसे ले ही नहीं सकते हैं। ट्राई कीजिए 17 नंबर। जनरेशन डिक्रीजेस एज द कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, या आरपी बढ़ाइए या फिर गामा बढ़ाइए, अगर रीजनरेशन है तो वहाँ एफिशिएंसी घटेगी। ठीक है, बिकॉज एज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द कंप्रेसर इंक्रीजेस रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द रीजनरेशन डिक्रीजेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिकवर्ड। हाँ बिल्कुल सही है, यही रीजन होता है, यही रीजन होता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा हाई रेशियो नहीं रखते हैं। तो समझने तक ऐसे समझ लो। देखो, अगर कंप्रेसर रेशियो बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये ऊपर बढ़ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, क्लियरली बनाता हूँ एकदम। देखो, नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है, ये बनता है हमारा ब्रिटेन साइकिल का डायग्राम, मतलब T4 T2 से काफ़ी ज़्यादा है, तो हीट ट्रांसफ़र हो सकता है आपका एग्जॉस्ट से और इसमें। लेकिन अगर आप यही रेशियो बहुत हाई कर दो तो क्या हो जाएगा ऐसे, और ये भी रेशियो हाई रहेगा तो यहाँ तक आएगा नीचे। ठीक है, तो अब ये जो T2 इसका लेवल और इसका लेवल, ये दोनों के बीच जो डिफरेंस था वो कम हो गया, मतलब रीजनरेशन की जो पॉसिबिलिटी थी वो कम हो गई, इसीलिए वहाँ पे ये इफेक्टिव नहीं होता वो ज़्यादा।
तो रीजन भी सही है, आंसर भी सही है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए 18 नंबर क्वेश्चन। तो जो इसमें बोला गया है कि पहला स्टूडेंट तो आप जानिएगा वो सही है। हाँ, ब्रिटेन साइकिल की एफिशिएंसी जरूरी नहीं कि हीट के साथ बढ़े, अगर रिजर्वेशन नहीं लगा तो नहीं बढ़ेगी। तो पहला स्टूडेंट सही है। दूसरा है कि कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, जो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होती हैं ना, वो डाइवर्स होती हैं, बिल्कुल सही है, डाइवर्स होती हैं, ठीक है। ऑन द टी एस डायग्राम स्लाइडली डाइवर्स विद द इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है, डाइवर्स होती ही होती हैं। हाँ, कैसे समझाया जाए, एक मिनट। डाइवर्स होंगी तभी ना रेशियो सेम होगा। मान लो यहाँ पे 200 टेम्परेचर था, यहाँ 400 था, अब यहाँ पे भी रेशियो वही रखना है, 800 और 400 का। तो यहाँ पे देखो बीच का जो डिफरेंस था 200 था, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो हो जा रहा है 400। डाइवर्स हुई तभी ना, ठीक है। एक सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि डाइवर्स इसीलिए कहते हैं, डाइवर्स हो रही है, डिफरेंस बढ़ रहा है दोनों बीच में। तो 18 का भी हो गया। अब 19 नंबर करिए। देखो यहाँ 60:1 है, ये तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है पहला वाला। और दूसरा जो अ लीन मिक्सचर ऑफ 60:1 इन गैस टर्बाइन इज मेनली यूज फॉर द कंप्लीट कंबसन, इट इज़ नॉट यूज फॉर कंप्लीट कंबसन। ये होता है कि जो चैम्बर है उसको कम टेम्परेचर रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये मेनली जो यूज़ करिए, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर ट्राई कीजिए। इसमें बात की गई है इफिशियंसी ऑफ सिंपल गैस टर्बाइन कैन बी इम्प्रूव बाई। यार क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल है गैस टर्बाइन में, और आगे तो पूरा रिपीटेशन ही है आगे चल के। तो हमने अभी कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि रीजनरेशन में ही होता है कि जो हीट सप्लाइड होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब कि जो हीट सप्लाइड कम हो जाएगा तो आपका एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। हीट रिक्वायर्ड टू सप्लाइड इज रिड्यूस। तो 20 का भी हो गया। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई कीजिए। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि जो अगर रीजनरेशन हो रहा तो एफिशिएंसी क्या होगी, ऐसे ही होती है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो 21 का डी हो जाएगा। 22 ट्राई कीजिए। दो टीएस डायग्राम है, इसमें बोला गया कि इन्फानाइट इंटरकूलिंग एंड इन्फानाइट रीहीटिंग, मतलब रीहीटिंग का ये मैंने डायग्राम बना दिया, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना यहाँ पे, और इंटरकूलिंग का ऐसे ऐसे कर दो तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ बन गई, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। तो इसको एक्सटेंड अगर कर दोगे आप तो क्या बन जाएगा, एक तो पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 2 लाइनें हमारे पास हो जाएंगी, और 2 लाइनें हो जाएंगी हमारे पास टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली, ठीक है। तो ये कहाँ कंडीशन बताइए, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड पी इक्वल टू, ये होता है इरेक्शन साइकिल होती है, ठीक है। और नहीं पता बता दिया मैंने, इरेक्शन साइकिल होती है। आगे ये क्वेश्चन आएगा उसमें सारा डिस्कस हो जाएगा मिसलेनियस चैप्टर में, ठीक है। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर, पहले 22 का बी हो गया।
ट्राई क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर, उसमें पूछा गया है अबाउट द ब्रिटेन साइकिल। बोला गया है कि अगर रिजनरेशन करें क्या होगा। रिजनरेशन क्या होता है, हीट सप्लाइड की वैल्यू घटती है और कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। और एफिशिएंसी इसलिए घट जाती है और नहीं बढ़ती है एफिशिएंसी, क्यू सप्लाइड घटाना पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट है इन कॉर्पोरेशन ऑफ रिजनरेशन प्रोसेस इंक्रीज द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। गलत है, वर्क से कोई मतलब होता ही नहीं उसमें, तो ये गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या ये गया, तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो गया, ठीक है। तीसरा पढ़िए, इन कॉर्पोरेशन ऑफ द इंटरकूलिंग प्रोसेस, इन इंटरकूलिंग की बात है, इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन इंक्रीज द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। हाँ ये बिल्कुल सही है, वर्क कंप्रेशन जो है कम हो जाता है तो वर्क नेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। वर्क नेट बढ़ जाएगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इंक्रीजेज द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट बट हीट इनपुट ऑल्सो, हाँ हीट इनपुट भी बढ़ता है, नहीं एफिशिएंसी शायद नहीं बढ़ती है उसमें, ठीक है। WC घटेगा, W रेट बढ़ेगा और हीट सप्लाई भी बढ़ जाती है, ठीक है, इंटरकूलिंग से। तो थर्ड भी सही है, 2/3 सही हो गया, तो आंसर हमारा सी होना चाहिए 23 का। हाँ सी है भी। ट्राई कीजिए 24। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि हम लोग एयर फ्यूल रेशियो में एयर बहुत ज़्यादा क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही पूछा गया है कि बहुत ज़्यादा लेते हैं, सही स्टेटमेंट हो गया पहला वाला। और दूसरा क्यों लेते हैं जब बताया इन्होंने, तो इन्होंने कह दिया लीकेज की वजह से लेते हैं, तो ये गलत है। 24 का सी हो जाएगा सही, ठीक है। ट्राई कीजिए 20। फाइव नंबर ट्राई कीजिए। ट्वेंटी 5 नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला गया स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द मूविंग एलिमेंट ऑफ द गैस टर्बाइन इज मच हायर देन द स्टीम टर्बाइन। तो यार ये मुझे पता नहीं इसके बारे में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा मैं पढ़ने। सेकंड स्टेटमेंट, गैस टर्बाइन प्लांट्स आर हैवियर एंड लार्जर इन द साइज, ये गलत है। स्टीम वाला हैवियर होता है, लार्जर होता है, ठीक है। तो दूसरा है कि ये गलत हो गया, दूसरा गलत होता है, ये ऑप्शन चला गया आपका। थर्ड पढ़िए, गैस टर्बाइन रिक्वायर्स कूलिंग वाटर फॉर इट्स ऑपरेशन, नहीं गैस टर्बाइन में एयर चाहिए होती है यार, ये गलत है। तो बचा आपका ऑप्शन सी। 26 ट्राई कीजिए। देखो इस क्वेश्चन जो हीट एक्सचेंजर ना, इसे रीजनरेशन भी कहते हैं, जान लो आप। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हीट एक्सचेंजर जगह रीजनरेशन पुट कर दिया गया है, बस 3-4 जगह रिपीट हुआ है क्वेश्चन बार बार। तो देखते जाओ, इंटरकूलिंग में क्या होता है, WC की वैल्यू घटती है, ठीक है। वर्क कंप्रेसर वर्क घटता है, तो कंप्रेसर वर्क घटेगा तो वर्क रेशियो बढ़ेगा, सिंपल है। नेगेटिव में कंप्रेसर वर्क है ना, तो वर्क रेशियो बढ़ेगा, पहला ये सही हो गया। रीहीटिंग क्या होता है, टरबाइन वर्क बढ़ता है,
जब टरबाइन वर्क बढ़ेगा तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ऐसे WC/WT, और टरबाइन वर्क बढ़ेगा तब भी वर्क रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों आपने देख लिया। रीहीटिंग में WT बढ़ता है और री इंटरकूलिंग में WC घटता है। तो ये इन दोनों से वर्क रेशियो जो है इंक्रीज़ हो रहा है। वर्क रेशियो फॉर्मूला मैंने आप बता दिया, पीछे मैंने समझाया था एक बार अच्छे से। तो 2 और 3 ऑप्शन में आना चाहिए, एंड 26 का हो जाएगा बी। ठीक है, ट्राई कीजिए 27 नंबर। ये देख लो, ये कॉन्सेप्ट है पूरा। अगर देखो मेन बात है, अगर आप छोड़ो, जो प्रेशर रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है T2/T1 = P2/P1 का पावर गामा माइनस 1 पर गामा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो P2/P1 = इतना लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रेशर रेशियो है वो कितना हो सकता है आपका, वो Tmax/Tmin पावर ये हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रेशर रेशियो है। लेकिन मैक्सिमम में दिक्कत ये होती है कि मैक्सिमम में इफिशियंसी तो 100% आती है आपकी, लेकिन वर्क जो निकलता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट जीरो। तो हम करते क्या है, एक ऑप्टिमम चूज करते हैं प्रेशर रेशियो, जहाँ पे कि हमारा वर्क भी मैक्सिमम आए और इफिशियंसी भी अच्छी खासी रहे। ठीक है, तो उसके लिए जब हम फाइंड आउट करते हैं तो निकल के आता है कि जितना मैक्सिमम हमने निकाला था प्रेशर रेशियो, उसका 1/√2 कर दोगे पावर में, मतलब √2 में उतना ले लोगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा बेस्ट। तो उस टाइम मैक्सिमम वो भी आएगा, मैक्सिमम इफिशियंसी भी आएगी और अच्छा खासा वर्क भी आएगा। इसका मतलब पी ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो जो होता है वो पी मैक्सिमम के RP मैक्सिमम का 1/2 हो जाता है। ठीक है, इतना आप सीख लो। इतना मैंने यहीं बताया गया, P2/P1 ने बता दिया मैक्सिमम, मतलब Tmax/Tmin पावर गामा/-1, और P2/P1 ऑप्टिमम जो है वो आएगा 1/√2 इसी का पावर। ठीक है, तो वही RP मैक्स का पावर √2, पावर √2। ठीक है, तो वही यहाँ पूछा गया है कि ब्रेटन साइकिल है, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो फॉर द मैक्सिमम नेटवर्क बिटवीन T1 एंड T3, T3 इज मैक्सिमम, T1 इज मिनिमम। तो ऑप्टिमम पूछा गया है, तो आपका वही गामा और गामा-1 का पावर √2 कर देंगे। तो वो किस में किया गया है, नीचे 2 कहाँ आ रहा है, इसमें बस सी ऑप्शन। ठीक है, 27 का सी हो गया। और जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 26 का, उसका मैंने आंसर दे दिया है, आप आंसर नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके लगा लेना है, ओके वीडियो लगा लेना इसे। ठीक है, आप ट्राई कीजिए 29 नंबर। जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि अगर मैक्सिमम प्रेशर रेशियो आप यूज कर लेते हो तो हाँ इफिशियंसी तो आपकी पूरी आ जाएगी 100%, लेकिन वर्क स्पेसिफिक वर्क जो है मैंने जीरो पढ़ा था, जीरो होता है बेसिकली। अगर आइडियली देखा जाए जीरो होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो जीरो के अप्रॉक्स रहेगा, मतलब वेरी वेरी लेस रहेगा। वो यहाँ बोल रहे हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी वेरी लेस स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। तो 29 का ए। 30 नंबर ट्राई, 30 नंबर। देखो 30 नंबर ट्राई कीजिए। रीहीटर की बात की है, रीहीटर रीहीटर के कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। रीहीटर में देखो वर्क बढ़ता है, टरबाइन आउटपुट बढ़ता है, लेकिन तो ये हो जाएगा, और एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है। कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी, ये गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बस सही होगा, तो 30 का ये हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए अब 31 नंबर।
देखो ये क्वेश्चन बोला गया कि 80:1 जो है एयर फ्यूल रेशियो हमारा है, और जो नेट आउटपुट निकाला टरबाइन का उसको दिया है इन्होंने इस तरीके से 80 kg पर किलो जूल ऑफ एयर, मतलब 1 kg एयर के लिए 80 किलो जूल निकल रहा है। तो हमारा हम मान लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि 80 kg हमारा एयर है और 1 kg फ्यूल है, ये मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो 80 kg एयर है तो वर्क आउटपुट कितना हो जाएगा 80 इंटू 80, मतलब 80 किलो जूल इंटू 80 मास हो गया, तो 6400 आ गया वर्क आउटपुट। अब निकालेंगे हीट सप्लाइड कितना है, तो हीट सप्लाइड दिया हुआ है 40,000 kg पर kg ऑफ फ्यूल। मतलब हमने यहाँ क्या माना 80 kg एयर माना था, 1 kg फ्यूल माना था, 1 kg फ्यूल कितना कितना आ गया हीट हमारा 40,000, 40,000 ये हो गया 40,000 इंटू 1, तो 40,000 किलो जूल हीट आ गई। तो बस इफिशियंसी में पुटअप कर दो 6400 अपॉन 40,000, तो सॉल्व करने में 16% आ रहा है। ठीक है, बी ट्राई कीजिए 32 नंबर। देखो जो 32 नंबर बोला हुआ है कि फॉर द सेम नेट पावर आउटपुट, इसमें साइज की बात की गई, टरबाइन जो गैस में लगता है जो स्टीम में लगता है उसके साइज में क्या अंतर होता है सेम आउटपुट के लिए। तो सिंपल सी बात है यार कि जो गैस टरबाइन होगा ज़्यादा देर तक एक्सपेंड होगा तो उसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो टरबाइन यूज इन द गैस टरबाइन पावर प्लांट इज लार्जर देन द स्टीम टरबाइन, ही सही है। 32 का ए हो गया। और 33 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो सिलेबस में है नहीं, आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है, मैंने उसका आंसर भी दे दिया है। ठीक है, आप सब देख लीजिएगा उसे। अब करते हैं 34 नंबर करिए। तो ये देख लो क्वेश्चन यार। तो इसमें देखो बोला गया है कि क्या बोला गया है इसमें कि जो हमारा गैस टर्बाइन पावर प्लांट वर्किंग ऑन द जूल साइकिल 4000 किलोवाट निकल के आ रहा है नेटवर्क। ठीक है, और वर्क रेशियो दे दिया है 40%, मतलब कि 0.4। वर्क रेशियो इक्वल टू 0.4, डब्लू नेट अपॉन डब्लू टी करेंगे, डब्लू नेट हमारा 4000 दिया हुआ है, इसको पुटअप करेंगे, डब्लू टरबाइन की वैल्यू आ जाएगी 10,000। ओके, तो डब्लू नेट हमारा दिया है 4000, तो डब्लू नेट क्या होता है डब्लू टरबाइन माइनस डब्लू कंप्रेसर, तो डब्लू टरबाइन की वैल्यू 10,000 पुटअप करोगे, और 4000 दिया है, इसको सॉल्व आउट करने पे डब्लू कंप्रेसर की वैल्यू 6000 आ जाएगी। ठीक है, 34 का सी। 35 करिए। ये फालतू क्वेश्चन है। रीजनरेशन आर क्या काम करता है, हीट सप्लाइड जो है उसको कम करता है। ठीक है, और एफिशिएंसी इसी वजह से बढ़ाता है। तो 35 का सी हो गया।
देखो यार, इसमें बोला गया कि जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो फिक्स ब्लेड अपॉन ओवरऑल होता है, ये गलत है। ऊपर मूविंग ब्लेड आता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है, ये ऑप्शन चला गया। दूसरा पढ़िए, ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप इन द टर्बाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ड्रॉप पर स्टेज एंड नंबर ऑफ स्टेजेस, सही है। मतलब एक स्टेज में कितना ड्रॉप हो रहा है इनटू नंबर ऑफ स्टेजेस कर दो, तो ये सही है। तीसरा है कि गैस टर्बाइन की एफिशिएंसी उतनी नहीं होती जितनी रैंकाइन की होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि गैस टर्बाइन वाले में कंप्रेसर बराबर खा जाता है, ठीक है। तो 2 3 हो जाएगा, सी आंसर, सी हो जाएगा इस हिसाब से। 36 का सी। 37 ट्राई कीजिए। तो जो 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्क रेशियो का फॉर्मूला पूछा हुआ आरपी के टर्म में, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आप ड्राइव नहीं करोगे बैठ के वहाँ पे। तो 1 माइनस T1/T3 आरपी इंटू गामा-1 अपन गामा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 37 का बी सही है। इसको वहाँ सॉल्व नहीं करोगे, मतलब याद रट्टा होना चाहिए आपको ये। ट्राई करिए 38 नंबर। दो, जो 38 क्वेश्चन नंबर है उसमें बोला गया इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेटिंग स्टेज इन द गैस टर्बाइन टू इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि इंटरकूलिंग को इन्फिनिटी बढ़ा दीजिए, रेटिंग को इन्फिनिटी बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बन जाएगी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब आइसोथर्मल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्राई 39। तो यार जो डायग्राम, ये जो 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो डायग्राम है उसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि जो यहाँ तो क्लियर है, इस पॉइंट पर क्लियर है, इस एरिया में कि यहाँ पे रीहीटिंग हो रही है और 2 स्टेजेस है, मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ गैस इन 2 स्टेजेस विथ रीहीटिंग। लेकिन ये जो सेक्शन है, और इसका मतलब मेरे समझ नहीं आया, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रीहीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि 2 डैश से रीजनरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 2 डैश से 2 जा रहे हैं। इतना एक्यूरेट नहीं है, तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें, अब क्या है, सी या डी में से कोई भी आंसर हो सकता है, और जो इन्होंने आंसर दिया है वो 39 का सी दिया है आंसर, और सी डी में से यार मुझे कुछ भी लगता है कि अब डायग्राम अगर कोई आगे पीछे खास कर दे तो हो जाएगा डी आंसर भी, लेकिन सी आंसर दिया, सी मान लेते हैं, ठीक है, बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। 40 जो क्वेश्चन नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 26 का, और इसलिए मैंने उसको नहीं कराया, और 41 का दिया, 41 क्वेश्चन नंबर। देखो, ये रीहीटिंग का कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। रीहीटिंग की अगर बात ये है तो यहाँ पे ओवरऑल वर्क आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, और वर्क आउटपुट बढ़ेगा क्योंकि टरबाइन बढ़ रहा है, तो क्यू एस भी बढ़ेगा, क्यू सप्लाई भी बढ़ता है, ठीक है। तो और ओवरऑल वर्क आउटपुट बढ़ रहा है, और वर्क रेशियो की का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस WC/WT। तो WT अगर बढ़ेगा तो अपने आप वर्क रेशियो बढ़ेगा, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, बट थर्मल एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो आंसर इज बी, 1 and 2, 41 का बी। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर
43 ट्राई कीजिए। देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गैस टरबाइन कूल कहाँ कैसे होता है ये पूछा गया है। देखो ये तो कंप्रेशन वाला है स्टेज, ये है आपका कंप्रेशन चैम्बर, ये है आपका टरबाइन, तो कूलिंग कहाँ पे होगी, यहीं कूलिंग होगी, ठीक है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आंसर आपका हो जाएगा 43 का सी। 42 का सी है भी, और जो 43 है 44 रिपीटिशन है, क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। अब ट्राई कीजिए 45। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब यहाँ पे कोई मतलब है नहीं इसका। अगर गामा आप निकालोगे सी बाई सी बी करोगे, और सी पी सी वाली ऐसी दे रखी है, ठीक है। गामा निकाल लेना, फिर T3 निकालने के लिए T2 को पॉन आर पी पर गामा माइनस 1 कर देना, यहाँ पे गामा वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना, ठीक है। मैं इसका आंसर दे दे रहा हूँ, लेकिन मैं कराऊंगा नहीं इसे, मतलब यहाँ देने कोई इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, इन्होंने दे कौन ही करेगा इसे यार, ठीक है। और जो हमारा वो आएगा क्या कहेंगे सर, वर्क नेट, वर्क जो आएगा वो रहेगा W इक्वल टू सी पी T2 माइनस T3, ठीक है। ये निकाल लोगे तो निकाल लोगे आराम से। और सी पी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एंथैल्पी निकालेंगे, एंथैल्पी का डिफरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ 45। ये फॉर्मूले ही लगने हैं, फॉर्मूले ही दोनों लगने हैं बस। 45 का आंसर आपका है बी। ओके, आप ट्राई करिए घर पे। कैलकुलेटर चाहिए इसके लिए यार, बिना कैलसिक नहीं हो पाएगा सॉल्व, कितना भी अच्छा कैलकुलेशन हो। एंड 46 जो है रिपीटिशन है, अब 47 में ट्राई कीजिए। देखो इंटरकूलिंग क्या होता है आपका, वर्क ऑफ कंप्रेशन घटता है, ठीक है, लेकिन क्यू सप्लाइड की वैल्यू बढ़ती है, नहीं सॉरी, वर्क कंप्रेशन घटता है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्यू रिजेक्शन बढ़ेगा, शायद क्यू रिजेक्शन बढ़ता है, ठीक है, क्यू आर भी बढ़ेगा, तो नेगेटिव चीज़ है क्यू आर बढ़ रहा है तो। देन आप क्यू सप्लाइड इतना सप्लाइड बढ़ाओगे भी, मतलब नेट सप्लाइड क्यू सप्लाइड बढ़ेगा। यहाँ क्यू सप्लाइड बढ़ रहा है आपका, यहाँ पे भी क्यू सप्लाइड बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि वर्क रेशियो क्या इफेक्ट आएगा, तो थर्मल इफिशियंसी घटेगी यार, सिंपल सी बात है, क्योंकि इंटरकूलिंग के साथ हीटिंग लगाया गया है, इंटर इफिशियंसी घटेगी। एंड वर्क रेशियो देख लेते हैं हम लोग, वर्क टर्बाइन माइनस वर्क कंप्रेसर पर वर्क टर्बाइन, तो डब्ल्यू सी घट रहा है, डब्ल्यू टी बढ़ रहा है, हाँ वर्क रेशियो बढ़ेगा बट इफिशियंसी घटेगी, वर्क रेशियो इंक्रीजेस बट इफिशियंसी डिक्रीजेस। 47 का बी होना चाहिए, सही, 47 का बी है भी। 48 नंबर ट्राई कीजिए, ये आप समझ गया ना, इफिशियंसी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप रीजनरेशन लगाओगे कहीं पे, रीजनरेशन के साथ कुछ सेट करते हो, रीजनरेशन के साथ रेटिंग सेट कर दो, रीजनरेशन के साथ इंटरकूलिंग सेट कर दो, तब इफिशियंसी बढ़ जाएगी, वैसे नहीं बढ़ेगी।
आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 48। ट्राई 48 नंबर। देखो ये कथा होने लगी यार, रुक जाओ। जो वर्क कंप्रेसर जो वर्क कंप्रेसर नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एम सी पी ब्रैकेट में टी मैक्स का रूट माइनस टी रूट मीन का मिनिमम का रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और इसमें पुटअप करोगे वैल्यू पर के जी के हिसाब से पूछा हुआ है इन्होंने। तो सी पी की वैल्यू 1 मान लेते हैं, और टी मैक्सिमम आपका 900 दिया हुआ, तो रूट में आके 30 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। इसका स्क्वायर लोगे तो आप 100 सी पी आ जाएगा। मान लो सी पी कुछ मानते नहीं, सी पी है दिया ये, तो 48 का ए हो जाएगा। ठीक है, और 49 जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है उस पर। और 50 जो क्वेश्चन नंबर है वो ट्राई कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 भी सेम ही है, उसमें कोई वो नहीं है। इसमें वही फॉर्मूला लगाना है, मैक्सिमम वर्क पूछा हुआ है वही, सी पी अंडर रूट में 900 का रूट माइनस 289 का रूट का होल स्क्वायर, मतलब कि 30 माइनस ये 17 है का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर, मतलब 169 किलो जूल। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इन चारों में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चारों गलत हैं, तो 169 आता है। ठीक है, अगर देखो अगर पेपर में क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको क्या मानना है, ध्यान देना, 17 मार देना आप, क्योंकि 169 है ना। तो यूपीएससी वाले ऐसे ही आंसर देते हैं। अगर आईएएस में बैठा तो 17 मार देना। उन्होंने यही हल्का सा कैलकुलेशन गलती करके दिया है आंसर, लेकिन ठीक है, वो देंगे आंसर सी, मैं बता दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। और जो 51 क्वेश्चन नंबर वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आप क्वेश्चन देख लो, ट्राई कर लेना, मैंने आंसर दे दिया है उसका। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है 50 का। अब आप ट्राई करिए 52 नंबर। ठीक है, ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। थर्मल टेंसाइल भी रहेगा ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल लिख ही दिया है इन्होंने। तो 653 का ए हो जाएगा। 54 ट्राई कीजिए। फिफ्टी थ्री है, 54 ट्राई कीजिए। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखा दिया था कि जो ऑटो होता है और ब्रिटन होता है, दोनों की एफिशिएंसी और टेम्परेचर के फॉर्म में लिख दी जाएगी तो सेम फॉर्मेट आएगा, अगर मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर सेम दे दिया गया है तो। मैंने पहले बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे आरपी होता है, यहाँ आरवी होता है। ठीक है, तो पावर कंट्रीब्यूशन, और इसमें बोला क्या है, फॉर द सेम एफिशिएंसी ऑफ ब्रिटन साइकिल एंड कार्नोट, कैसे कार्नोट की बात की गई है, कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर टी मैक्स एंड टी मिन, द पावर कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटन साइकिल विल बी। अच्छा, टी मैक्स और टी मिनिमम की बात कर दी गई है, मतलब अगर कार्नोट का अगर आप लिखते हो एफिशिएंसी, यहाँ ऑटो में गलत लिख दिया, आप कॉर्नोट की एफिशिएंसी लिखो, कॉर्नोट की वो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्स। और सेम एफिशिएंसी अगर ब्रिटन की लानी है ना, तो आरपी को आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टी मिनिमम मैक्स आ गया, तो आरपी का मैक्सिमम आ गया ना, तो वहाँ वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो 54 का ए होना चाहिए, ए है भी। ठीक है, ये समझा चुका हूँ मैं ना आरपी वाला कॉन्सेप्ट। अगर आरपी अगर मैक्सिमम हो गया तो वर्क आउटपुट जीरो हो जाएगा, और कार्नोट बराबर करने के लिए उसकी एफिशिएंसी को आरपी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 55।
दो जो इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल और आइडियल को कंपेयर करना है, तो पहला स्टेटमेंट जो है आइडियल गैस की जो एफिशिएंसी होती है वो प्रेशर से डिपेंड करती है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो वो सब पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं या फिर इनएफिशिएंसी आती है। दूसरा से थर्ड स्टेटमेंट जो बोल दिया है इन्होंने ना कि प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में जहाँ मैक्सिमम इफिशियंसी आती है वहीं पे मैक्सिमम वर्क डन आता है, ये गलत है, ये कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो 55 का 1 और 2 हो जाएगा, तीसरा गलत स्टेटमेंट है। 53 का ए, 56 ट्राई कीजिए। इसको सॉल्व हो रहा है हल्का से, सॉल्व हो रहे से ये सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है, 4 का पावर 7/4 आ रहा है ना, मतलब अगर आप 3.5/2 लिख सकते हो इसे, मतलब 2 का पावर 3.5 आ रहा है। तो ये समझ रहे हो कि नहीं, आरपी यहाँ बोला गया है कि प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट मतलब मैक्सिमम वर्क कितना कैसे निकलेगा, तो उसके लिए ऑप्टिमम निकालना पड़ेगा। ऑप्टिमम कितना होता है, मैक्सिमम का अंडर रूट होता है, तो मैक्सिमम हमें पता है कि टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम और गाँव माइनस 1 होता है, उसका रूट ले लेंगे बस। तो वही रूट को सॉल्व कर रहे हैं, और वैल्यू पुटअप करोगे 1200/300 से 4 का पावर आ जाएगा 1.5/2 × 0.4, तो उसको सॉल्व करने में 2 का पावर 3.5 आया। तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो 8 8 × 2, तो 8 × 1.4 कितना आएगा, 1.12 के आसपास आना चाहिए, तो मतलब ये आएगा ए ऑप्शन, 56 का ए आएगा। ठीक है, हाँ 57 ट्राई करिए। देखो ये मैंने अभी जो पीछे ऑटो वाला लिख दिया था वो इसी मुझे ये वाला क्वेश्चन याद था। ठीक है, तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ब्रिटेन साइकिल डिपेंड्स ऑन द प्रेशर रेशियो, बिल्कुल सही है। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ब्रिटेन साइकिल इज इक्वल टू ऑटो साइकिल, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, 57 का बी हो जाएगा। ठीक है, और 58 क्वेश्चन नंबर रिपीटिशन है, क्वेश्चन नंबर 19 का, तो आप देख लीजिएगा, आंसर मैंने दे दिया है। अगले चैप्टर पे आते हैं, ये मिसलिनियस करके चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारे जो साइकिल्स होती हैं उसका कंबाइंड करके बता दिया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है यार, ये मेरे समझ में नहीं आया इन्होंने क्या दिया हुआ है, समझ में आया भी लेकिन बताने लायक नहीं है, ऐसा इतना क्लियरली समझ नहीं आया मुझे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यार सोल्यूशन। देखो जो क्वेश्चन नंबर पहला है, तो उसमें इन्होंने दिया है कि जो लिखा है मैं वही लिख दे रहा हूँ, आप समझते रहना। लिखा है फॉर पर केजी ऑफ फ्यूल WT = WO2/0.232, ऐसा सिलेबस में नहीं है वाला क्वेश्चन, पहले था, इन्होंने जैसे किया मैं वही लिखते जा रहा हूँ, बस वो आपको दिखा दे रहा हूँ। बस 8/2.32, नहीं 2.32 नहीं है यार, 0.232 है, 0.232 H माइनस O/8 प्लस 1/0.232 S,
और इसको सॉल्व आउट करने पे हमारा जो आंसर है सी आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे हल्का सा अलग लगा, ये इसलिए मुझे आ नहीं रहा है। और सारे क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, मेनली पीएससी वाले एग्जाम में जो होता है ना वहाँ पूछते हैं लोग क्वेश्चन जो आगे आएंगे। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। देखो पूछा गया है मैक्सिमम टेम्परेचर जो फ्यूल देगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कि कितना हीट दे पाता है। दूसरा कि उसमें पहला सही है, और पहले के साथ कौन सा ऑप्शन आ सकता है, तीसरा चेक लेते हैं, मास ऑफ एयर सप्लाइड। मास ऑफ एयर सप्लाइड डिपेंड करेगा कितना, जितना देखो जितना का मास दो एयर का उतनी उसकी बर्निंग हो पाएगी, इसीलिए उसी से रिलेट करना है। तो सी आंसर लेना चाहिए हमें, 3 लेना चाहिए। तो पहला 3 एस कंटेंट्स कोई मतलब नहीं, प्रेशर ऑफ कोई मतलब नहीं पड़ता है, तो बी 4। ठीक है, 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। साइड में देता हूँ, जाओ साइड में। ठीक है ना, ये चार डायग्राम दिए हुए हैं और हमें मैच कराना है कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल कुछ तो आप जानते ही हो, जैसे ये वाला हो गया तो ब्रिटेन का है, आप जानते हो, पीछे भी पढ़ के आ रहे हो। तो ए बी सी डी, तो डी वाला ब्रिटेन है, डी का 1 हो गया, ये दोनों ऑप्शन चले गए, तो ए का 2 हो गया ऑटोमेटिकली। अब देखिए ये वाला, देखो अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखो स्टर्लिंग का जो होता है ना, स्टर्लिंग वाले में 2 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती हैं और 2 होती हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इरिक्सन वाले में 2 टेम्परेचर प्रोसेस और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कार्नोट में 2 टेम्परेचर प्रोसेस, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, इतना याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। ओके, और कुछ छूट रहा है? और कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है, दैट इतना सफिशिएंट है, इतना याद कर लो बस, यही इसी में लोग कन्फ्यूज होते हैं। और सारे की एफिशिएंसी सेम होगी, इरिक्सन, स्टर्लिंग एंड कार्नोट तीनों की एफिशिएंसी सेम होगी। तो जो बी है उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है और कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये आपका स्टर्लिंग हो गया। तो बी का 3 मैच करा दो, बी का 3 मैच कराते ही तो ऑप्शन डी आ गया, थर्ड का डी। ओके, अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। इसमें मैच ही कराना है, तो आपने भी पढ़ रखा है सब कुछ। स्टर्लिंग अभी क्या पढ़ा था, स्टर्लिंग में कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने करिए। अच्छा, देखो स्टर्लिंग पता है, डीजल पता है, ऑटो पता है, ये मैच करा लिया हमने 132। तो 132 मैच कराते ही डी ऑप्शन हमारा हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना इसमें, जो एटकिंसन साइकिल होती है, मैंने नहीं बताया आपको, एटकिंसन साइकिल का ये होता है ग्राफ, मतलब 2 एडियाबेटिक, एटकिंसन में 2 एडियाबेटिक मतलब 2 आइसेंट्रोपिक आप कह सकते हो, प्लस 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस 1 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस 1 कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन यही होता है डीजल वाले में भी, लेकिन आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे ना, यहाँ पे ये ध्यान दो, तो डीजल वाला ऊपर है, थर्ड वाला डीजल है, ये डीजल है, ये एटकिंसन है। यहाँ पे
हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, लेकिन एटकिंसन वाले में हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसमें हीट एडिशन होता है कांस्टेंट, हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे डीजल वाले में, लेकिन इसमें हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। उल्टा हो जाता है, एटकिंसन और डीजल में उल्टा हो जाता है, लेकिन इससे एटकिंसन का जो वर्क है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी थी, मैं इसलिए बता दिया आपको। एंड अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। देख लो, जो हमारा ऑफसेट एनालिसिस होती है ना, उसमें 3 लगे होते हैं। एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो एब्जॉर्ब कर, वो बताता है CO2 को। पायरोगैलिक बताता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन से रहता है कि नहीं यार, आई एम नॉट कन्फर्म, भूल गया मैं। एक मिनट बोले, देख लेता हूँ, शायद दिया हो इन्होंने। देते नहीं है वैसे लोग आंसर, कोई काम का आंसर कोई नहीं देंगे। हाँ नहीं, काम का आंसर कोई नहीं देंगे, बताया ना। ये मुझे कन्फर्म नहीं है, आप लोग क्लियर कर लेना कहीं से, या मैं कमेंट में बता दूँगा अगर आप पूछोगे तो। इसमें डाउट आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो देखो, अगर CO2 की अमाउंट निकालनी है ना, CO2 का, तो इसमें से बस 100 को हटा दीजिए। 100 सीसी था पूरा, टोटल 100 सीसी था ना, 100 सीसी माइनस 89, तो 11% आ गया आपका। ओके, तो 5th का C हो जाएगा। अब ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 6। देखो, स्टर्लिंग पढ़ा अभी हमने, 2 टेम्परेचर कांस्टेंट और 2 वॉल्यूम कांस्टेंट। 2 टेम्परेचर कांस्टेंट, 2 वॉल्यूम कांस्टेंट, कहाँ पे है देखो, 2 ये रहा, बी का 4 हो गया। इरिक्शन पढ़ा हमने, 2 टेम्परेचर कांस्टेंट और 2 प्रेशर कांस्टेंट, तो 3 हो गया, 4 3। एंड डीजल हमने क्या पढ़ा था, 2 आइसेंट्रोपिक एंड एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर, तो 1 हो गया, 4 3 1। तो आपका ऊपर हो जाएगा 2। 24 21, 24 31। जूल वाले को ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है, जूल वाले को ब्रिटेन बोलते हैं। 24 31 C हो गया। 6 का C को एक बार मिला लेते हैं आंसर, CBD DCC, CBD DCD। 6 का कुछ और दिया, 6 का C दिया, नहीं सही है, DCC सही है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अब तक काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 आइसेंट्रोपिक दिख गए, प्लस 2 कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर, एक वॉल्यूम। ये डीजल है, ये डीजल है, ये क्या है, और नीचे वाला क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर ये हो गया, ब्रिटेन हो गया है, तो ब्रिटेन। ये आपका रैंकाइन हो गया, रैंकाइन। इनका पता नहीं चला, इस उनको छोड़ दो। तो मिला लो, कौन सा है, रैंकाइन। ये कोई वेपर प्रेशर टाइप का है, क्योंकि अपोजिट चल रही है साइकिल, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। तो पहला रैंकाइन, अंतिम में आना है ब्रिटेन, तो इन दोनों में है, और बीच में आना है डीजल, तो बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। यार दिख नहीं रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, मैंने इसको ऐसे बना दिया इसलिए। तो 7th का बी हो जाएगा। ओके, अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 8।
8 नंबर ट्राई कीजिए, 8 नंबर। देखो, जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया मैक्सिमम इफिशियंसी वो तो रिवर्सिबल की होगी, और स्टर्लिंग, इरेक्सन, कार्नोट सबकी सेम होती है इफिशियंसी, तो स्टर्लिंग मार दो आंसर आप। तो 8th का डी, 8th का। अच्छा यार, कुछ लोग बता रिव्यू देना कि जो ये वाला पेज है ब्लैक टाइप का, ये सही है कि जो वाइट वाला आता है स्टार्टिंग में वो सही है, कौन सा ज़्यादा सही है, कौन किसी क्लियरनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो 8th का डी हो गया। 9th बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 करिए। देखो यार, ये कुछ टफ सा हो गया क्वेश्चन। हाई स्पीड डीजल इंजन, तो हाई स्पीड के लिए हम डुअल साइकिल लगा देते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है मुझे। तो डुअल कंप्रेशन हो जाएगा, लिमिटेड प्रेशर साइकिल। तो ए का 2 हो गया, ए का 2 होते ही कुछ बना, डी का 3 हुआ, सॉरी डी का 3 हो गया, डी का 3 हो गया फिर। एंड जो आईसी इंजन ये वाला है ना, ग्रेटर एक्सपेंशन रेशियो, तो एटकिंसन साइकिल ऐसी होती है, काफ़ी एक्सपेंड होती है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे उसका कांस्टेंट वॉल्यूम वाला होता है पार्ट। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एटकिंसन मिलाना चाहिए, बी वाले में 1। तो 4 वो चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। 2143 कौन सा बन रहा है, डी। 9th का क्या है, हाँ डी है, सही है, डी दिया इन्होंने। अब तुक्का ही सही हुआ तो, लेकिन सही तो हुआ है। ठीक है, तुक्का ही सही, मुझे भी आता नहीं था ये, मैं कन्फ्यूज हो गया था। नाइन्थ का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो वही होगा, मतलब एटकिंसन वाला भी सीखा था हमने ना, पीछे के ऐसे बनता है उसका, वो बहुत लंबा उसका बनता है, तब जो एक्सपेंशन स्ट्रोक था बहुत लंबा होता है उसका। ये रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर इधर आता है कांस्टेंट प्रेशर उसका यहाँ पे। ठीक है, ये बनता है उसका डायग्राम, पीवी डायग्राम एटकिंसन का। अब जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो मैंने उसका आंसर दे दिया है। 9th का आंसर हमारा क्या था, 9th का आंसर, 9th का आंसर डी हो गया है। ठीक है, 10th रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब 11th नंबर कीजिए, अब 11th नंबर। देखो, इसमें बोला गया वर्क इज ट्रांसफर्ड एलोन
इन द टू प्रोसेस। वर्क ट्रांसफर बस हो रहा है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस चाहिए वहाँ पे। और दूसरा बोला है कि हीट ट्रांसफर एलॉन, मतलब कि वर्क ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो दो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ऐसा कहाँ होता है, ऑटो साइकिल में होता है, सिंपल है। तो 11th का डी हो गया, 11th का डी हो गया, करेक्ट है। 12th नंबर जो है क्वेश्चन वो रिपीटिशन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप ट्राई कीजिए अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कीजिए अब। जैसे यार पढ़ा चुका हूँ मैं, बार बार वही रिपीट हो रहा है। स्टर्लिन है तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इरिक्सन है तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कहाँ मिल रहा है ऐसा? तो ए बी सी डी ये सब रिपीट हो रहा है बार बार। ये आइसेंट्रॉपिक है और प्रेशर। तो ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन में आइसेंट्रॉपिक एंड प्रेशर कहाँ पे है? एंट्रोपी एंड प्रेशर, बी का 1 हो गया। इरिक्सन में टेम्परेचर एंड प्रेशर है, 2 हो गया। स्टर्लिन में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है, 3 हो गया, 4। 41 23 हो गया आंसर हमारा, ठीक है। 40 23, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 13 का सी। आप 14 नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कोई बहुत वैसा क्वेश्चन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात की गई है। आइसोथर्मल कंप्रेशन कैसे होता है? इसमें यू की वैल्यू जीरो रहेगी, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू, ठीक है। यू की वैल्यू जीरो नहीं होती, डेल्टा यू जीरो होता है, सॉरी। तो ये सिंपल है, क्लोज साइकिल होता है विथ मूवेबल बाउंड्री, क्लोज क्लोज सिस्टम विथ मूवेबल बाउंड्री, ठीक है। तो 14 का सी हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 15। दो ये पढ़ा है हमने अभी कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गया हीट सप्लाइड कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर आगे दिया है हीट रिजेक्टेड कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर, ये एडकिंसन साइकिल का बन गया ग्राफ, ठीक है। तो 15 का सी हो जाएगा। ट्राई 16 नंबर क्वेश्चन। सिक्सटीन, एक मिनट, 15 का आंसर सी था ना, सही है। 16 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें 3 प्रोसेस हैं और 3 प्रोसेस होती है लियोनर साइकिल में, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो लियोनर साइकिल जो होता है वो 3 प्रोसेस का होता है बस। तो ये अगर पता नहीं दे रट लो, बस रटना ही कोई फैक्चुअल चीज़ है, नाम दिया गया है 3 प्रोसेस को मिला के लियोनर साइकिल, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए 17 नंबर क्वेश्चन।
देखो इसमें बोला गया है कि इफिशियंसी 50%, तो इफिशियंसी हम निकाल लेंगे कैसे, 1/T1/T3। तो इफिशियंसी 50% है, तो T1 की वैल्यू अगर आप रखते हो 400, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक है, तो T3 हमारा 800 हो गया और T1 हमारा 400 है, इतना पता है हमें। तो T1 400, तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस, तो T2 भी हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, और हीट सप्लाई इसी में हो रही है, तो mCV डेल्टा T, तो T3 - T2, तो CV इंटू T3 - T2 करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, हीट सप्लाई यही हो गया, हीट ट्रांसफर टू द जनरेटर। तो 400 CV, 17th का C होना चाहिए, हाँ C है भी। ठीक है, 18th नंबर ट्राई कीजिए। देखो पहले हम पार्शियल वो निकाल लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं ना शायद, हाँ फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन है N2 का बाई मोल, बाई मोल निकालेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर आएगा। तो 80/16 5/7, तो ये 2.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, हाँ 2.5 ही आएगा ना, 16 ये 4 से काटेंगे तो ये 20 होगा, 20/7, तो 2.9 के आसपास आएगा। ठीक है, और एक मिनट, हाँ 2.9 आएगा, और इसको इससे करेंगे तो 2.9 प्लस 0.15 आएगा, के आसपास आएगा, ये आएगा 0.4 के आसपास। तो 2.9 3.3 प्लस 0.15, 3.4, 3.5 के आसपास। ठीक है, इतना क्या यही आ रहा है, 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इसको सॉल्व करना है, दो अप्रॉक्सीमेट निकालना है, एकदम एग्जैक्ट नहीं निकालना है। 5/6 × 5, 30/7, मतलब 400 के आसपास आना चाहिए, 400 के आसपास। 18 का डी होना चाहिए आंसर, और डी है भी। ठीक है, तो हमने समझन क्या किया गया है, मोल फ्रैक्शन निकाला गया है, मोल फ्रैक्शन, हाँ ठीक है, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। पहले नाइट्रोजन का मोल, नीचे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 सबका मोल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, उस पर प्रेशर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो फ्रैक्शन होगा प्रेशर का वही निकल के आ जाएगा। तो 400 आ गया आंसर। ठीक है, 5 था तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के आसपास आ रहा है, तो बस 400 मान लेंगे, अंदर कैलकुलेशन नहीं करने जाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है दूसरी जगह। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म हुई। ठीक है, तो पावर प्लांट का एक और वीडियो आएगा जिसमें कि कंपोनेंट्स के बारे में रहेगा। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है आपको। एंड अपने दोस्तों को बताओ कि हाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिस। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।